नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गोभी वर्गीय सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। सिरोही नस्ल के बकरों को पालन करके किसान ले सकते हैं अधिक आय। हमारे राज्य के जो किसान गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं वे इनसे अच्छा खासा लाभ भी लेते हैं, और जो किसान इस लाभ को देखते हुए गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं वे इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और इसकी बुवाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी गढ़वाल से। जैसा कि अभी मौसम चल रहा है कि गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उनकी खेती किसान भाई अपने अपने स्तर पर अच्छी करते हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, इनकी जहाँ तक खेती हमारे यहाँ की जाती है। इस समय बोई जाने वाली गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत किस्में जो कि इस प्रकार से है। फूल गोभी की उन्नत किस्में पूसा शरद, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा सिंथेटिक, स्वाति, हिमानी, पूसा स्नोबॉल के 1, पूसा स्नोबॉल के T25। इसकी औसत उपज 25-30 टन प्रति हेक्टेयर। पत्ता गोभी की अधिक उपज देने वाली किस्में गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रमहैट, KGMR, औसत उपज 25-30 टन प्रति हेक्टेयर। गांठ गोभी की उन्नत किस्में पालम टेंडर नोट, व्हाइट वियाना, पर्पल वियाना, अर्ली व्हाइट, औसत उपज 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। अगर जो कोई किसान भाई पछेती किस्म की बुआई करना चाहते हैं उनके लिए उचित है कि वो पौध तैयार करें। गोभी की पौधशाला से अधिक संख्या में स्वस्थ पौध प्राप्त हो तो इसके लिए नर्सरी पौधशाला का चुनाव उस स्थान पर करें जहां उचित जल निकास की व्यवस्था हो और मिट्टी दोमट हो। खेत के चुनाव के बाद बात आती है पौधशाला की तैयारी की। तो खेत की अच्छी तरह से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल करके क्यारियां बनाएं और ये ध्यान रखें कि क्यारी की चौड़ाई 1 मीटर एवं लंबाई 3 मीटर हो। सबसे मुख्य बात तो यह है कि मिट्टी स्वस्थ हो तो इसमें पौधों की अंकुरण क्षमता अच्छी होगी और जो पौध बनेगी वो अच्छी होगी। इसके लिए कुछ जो कीटनाशक दवाएं उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, और नहीं तो दूसरा केमिकल है फॉर्मेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से आता है। इसको 1 लीटर पानी में 100 ml के आसपास की मात्रा दवा की डाल करके और मिट्टी में मिलाएं तो उससे भूमि का उपचार होगा। जब भी आप नर्सरी तैयार करें तो जिसकी 150 किलो प्रति हेक्टेयर की जो नत्रजन की रिक्वायरमेंट है उसकी कम से कम 1/4 मात्रा आप नर्सरी के समय में डालें और अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला करके ही उस मिश्रण में आप बीज की बुआई करें। इसके लिए 400 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, तो इसकी बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 सेंटीमीटर व बीज से बीज की दूरी 1 सेंटीमीटर रखें। और बुआई के तकरीबन 28 से 32-33 दिन बाद में उस पौध को पौधशाला से हटा करके उसका फिर उपचार करें। जैसा कि आप जानते हैं उपचार करने के लिए जो फफूंदनाशक दवा है उस दवा को आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना लें और घोल बना करके उसकी जड़ों को उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रखते हुए उसके बाद में आप खेत के अंदर उसका पौधरोपण करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा मेरा मानना है कि जो पौध की अवस्था के अंदर कई सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं और बीमारी लग जाती है और हमारा जो महंगा बीज है वो ख़त्म हो जाता है, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी और पौधे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उससे अच्छी पैदावार होगी। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन की अगर बात करें
तो लघु और सीमांत किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस लाभ के दायरे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि बकरों की भी उचित देखभाल की जाए। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें सिरोही बकरों का चुनाव और इनकी देखभाल, ताकि इनकी अच्छी वृद्धि और विकास हो सके, जिससे बकरों से अधिक लाभ मिल सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया वल्लभनगर उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु कुमार। आज हम बात करेंगे बकरी पालन के ऊपर और विशेष रूप से मांस हेतु बकरी का पालन करने के बारे में, कि हम सही समय पर बकरे, सही उपयुक्त नस्ल के बकरे का चयन करें और उनका सही तरीके से पालन करें। जो सिरोही नस्ल की जो बकरी है वह मीट के लिए, मांस के लिए बहुत ही अच्छी उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, बकरों की उन्नत नस्लों में बात करें सिरोही की, तो इसके बकरों का पालन मांस के उद्देश्य से करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं सिरोही नस्ल के बकरों की सही पहचान के बारे में। तो ये नस्ल का जो शरीर होता है वह काले भूरे रंग के इसमें धब्बे पाए जाते हैं और इसकी जो पीठ होती है, अगर आप इसकी पीठ देखें तो बिल्कुल एक वक्राकार झुकी हुई सी पीठ होती है। जिस बकरे की जितनी अधिक कर्वी होगी, इसके पीछे पुट्ठे ऊंचे हुए और छाती के पास ढलान नुमा होता है। तो इस तरह की जो नस्ल के जो लक्षण के बकरे होते हैं वो सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं हमारे मांस पालन के लिए। मांस के लिए बकरों की बिक्री में उनका वजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 6 महीने पर इस नस्ल की ये खास बात है कि 6 महीने की उम्र में ये 20 किलो तक वजन प्राप्त कर लेती है और इस वजन का इतना वजन लाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका प्रबंधन बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से सुचारू रूप से करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बकरों का प्रबंधन में सबसे पहले उसके आती है उसकी आवास की व्यवस्था। तो आवास उनका बकरों के लिए ऐसा होना चाहिए, छायादार होना चाहिए और उनके लिए प्रतिदिन उनको चराने ले जाना बहुत ज़रूरी है। लगभग रोज़ाना 6 से 8 घंटे उनको चराना चाहिए। इसके अलावा बकरों में जैसे मुख्य बीमारी, जैसे कि हम जानते हैं एक एंटेरोटॉक्सिमिया, जिसे हम हिंदी में फड़किया रोग भी कहते हैं, उसको बचाने के लिए इसमें टीकाकरण होता है। तो मानसून के पहले उनका टीकाकरण भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों के अंदर एक PPR का भी टीका लगता है, तो PPR का टीका भी लगाना चाहिए। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वजन बढ़ाने के लिए अच्छा आहार, उत्तम आहार, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बकरों को सही समय पर संतुलित आहार देना जरूरी होता है, जिससे बकरों के शरीर का उचित विकास होता है। तो कैसे करें इनकी देखरेख और आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो एक बकरे को सामान्यतः 400 से 500 ग्राम दाना दिया जाना चाहिए। तो पीली मक्का सर्वश्रेष्ठ इनका दाना है। जो पीली मक्का है, अगर मक्का की उपलब्धता नहीं होती है तो हम इसके जौ के दाने भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम बाजार से रेडीमेड जो दाना मिलता है उसको भी पैलेट्स के रूप में जो मिलता है उसे भी हम इसको दाना दे सकते हैं। तो शुरुआत में 3 महीने की उम्र तक लगभग 250 ग्राम दाना प्रतिदिन का, और उसके पश्चात 3 महीने से 6 उम्र की उम्र में लगभग 400 ग्राम दाना प्रतिदिन। अगर 6 महीने से लेकर 9 महीने से तक हम लगभग रोजाना 500 ग्राम दाना इन बकरों को दिया जाना चाहिए, ताकि इनका वजन उपयुक्त में प्राप्त हो सके। हम इसे मूंगफली का चारा, मूंग का चारा, मेथी का चारा, जो मेथी का जो सूखा खाकला होता है वो भी हम इन्हें खिला सकते हैं। और अगर आप उसको अगर हम गणना करके देखते हैं तो लगभग हम केवल 10 बकरों से पूरे साल भर में हम 1 लाख से ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सिरोही बकरी पालन एक किसान भाइयों के लिए वरदान है और इसे हमें अपनाना चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसानों के खेत अभी खाली हो चुके हैं वे अब अगेती आलू की बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय अगेती आलू की बुवाई के लिए सही चल रहा है। तो किसान भाइयों, अगेती आलू की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन सी किस्मों का चयन करें तथा उसकी बुवाई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सतेंद्र यादव। जिस तरह से अभी आलू एक बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल बन के उभर रही है, तो यहाँ पे हम उच्च गुणवत्ता का आलू का बीज बनाते हैं। मुख्य रूप से पुखराज और ख्याति जो है, ये 2 वैरायटियों की काफ़ी अधिक डिमांड रहती है। तो किसानों को जो बीज मिलता है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं मिलने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनी ट्यूबर जिनको कहते हैं, उनके द्वारा इन दोनों किस्मों का बीज किसानों को बना कर देते हैं। बीज में कई तरह की क्लास होती हैं, जैसे सर्टिफाइड है, ब्रीडर है, या फिर मिनी ट्यूबर का आजकल चलन हो गया।
तो उन सभी के हम यहाँ पे बीज बनाते हैं किसानों के लिए। हम चाहते हैं कि किसानों को रोग रहित बीज मिले और अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले जिनसे उनकी पैदावार अच्छी आए। अभी देखिए बीज का सीज़न लगभग शुरू हो गया, तो किसान भाई पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर पे आके अपना बीज की बुकिंग करवा सकते हैं। तो हम सलाह देते हैं सर्टिफाइड जो बीज है जो उसको यहाँ पे बुक करवाएं, चाहे वो ख्याति पुखराज का लें या फिर ख्याति का लें। आलू के अंदर 3 तरह की किस्में आती हैं, एक अगेती आती हैं, एक मुख्य सीजन की आती है, एक आती है लेट वैरायटी। आलू के बीज का आकार और उसकी उपज से लाभ का आपस में गहरा संबंध है। बड़े माप के बीजों से उपज तो अधिक होती है, परंतु बीज की कीमत अधिक होने से पर्याप्त लाभ नहीं होता। साथ ही बहुत छोटे माप का बीज सस्ते तो होते हैं, परंतु इनके अंकुरण अनुपात कम होते हैं। इसलिए अच्छे लाभ के लिए 3 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर आकार या 30 से 40 ग्राम भार के आलू को ही बीज के रूप में बोना चाहिए। तो अभी जो सीजन अक्टूबर में शुरू होगा पहले सप्ताह से, वो मेन सीजन का शुरू हो जाएगा, जिनको हम अर्ली कहते हैं, मेन सीजन की कहते हैं। तो यही सही समय रहेगा कि आप अक्टूबर के पहले सप्ताह से इनकी बिजाई शुरू कर दें ताकि आपको पैदावार अच्छी मिले। किसानों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप वैरायटी का बीज खरीदते हो सर्टिफाइड बीज ही खरीदें, और जो आलू का जो साइज़ होता है वो बीज का साइज़ ही खरीदें। सर्टिफाइड बीज खरीदने से कई तरह की बीमारियों से वो बच सकते हैं, जैसे विषाणु रोग है या उसमें ब्लाइट की बीमारियाँ आती है, उन सभी बीमारियों से बच सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला बांसवाड़ा के सर्वेश कुमार ने। आपने अरहर की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं यह किसान भाइयों को यह कहना चाहूँगा कि किसान भाई काफ़ी मेहनत करते हैं, अच्छा बीज लाते हैं, अच्छी खाद डालते हैं, और सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वो कीट प्रबंधन के ऊपर अगर ध्यान ना दें तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। अरहर की फसल पर लगभग 250 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनमें से 1 दर्जन कीट मुख्य रूप से फसल को हानि पहुंचाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फली भेदक, दानों और फूलों के रस चूसक और फूलों को खाने वाले भृंग कीट प्रमुख हैं। अगेती अरहर 30 से 50% और कभी कभी 70 से 80% तक कीटों द्वारा फसल की हानि होती है। अगर देखा जाए तो कीट लगने के लिए खास करके ये इसमें 2-3 तरह के कीड़े लगते हैं। एक तो भूमि में रहने वाले कीड़े हैं जो जड़ों को काट देते हैं, खास करके दीमक हो गया जिससे कि पौधा सूख जाता है रहड़ का, उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो जो ऊपरी भूमि है जो अम्लीय है उसमें दीमक का प्रकोप प्रायः बहुत देखा जाता है। जब वर्षा बंद हो जाती है तो दीमक का प्रकोप लगता है। तो एक तो कीड़ा ये हो गया जो भूमि में रहते हैं, उसके जड़ों को काटते हैं। और जो पौधे जब बड़े होते हैं तो कुछ कीट ऐसे हैं जो लगते हैं उससे मुलायम पत्तियों से वो रस चूसते हैं, खास करके माहू कीड़ा। किसान भाई देखे होंगे काले काले माहू होते हैं जो कि मुलायम पत्तियों से, मुलायम फूलों से रस चूसते हैं। रस चूसने के बाद पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। और ख़ास करके अभी के समय में किसान भाई देख रहे होंगे बहुत जगह कि उसमें रहड़ में पत्ती लपेटने वाले कीड़े लगे हुए हैं जो पत्तियों को बांध देते हैं और कीड़ा उसी में रह करके खाता है। और कभी कभी देखेंगे तो एक थूक जैसा उसके ऊपर लगा रहता है। तो आप सर्फ, जैसे सर्फ का झाग होता है वो पत्तियों के ऊपर लगा रहता है और उसके अंदर में कीट रहते हैं, वो खाते हैं। और जो अंतिम जो कीड़ा है जो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है हमारे खास करके बिहार राज्य में और झारखंड में, फल छेदक समूह का कीड़ा है। ये फल छेदक समूह के कीड़े कई तरह के हैं, इसमें फल मक्खी भी है, फल छेदक कीड़ा भी है। और ये कीट जो है काफ़ी आपको नुकसान पहुंचाते हैं किसान भाई को। और कभी कभी ये देखा जाता है कि अगर फल छेदक कीड़ों को हम लोग, फल किस समूह के कीड़ों को अगर हम नियंत्रण नहीं किए तो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और किसान भाई को काफ़ी नुकसान होता है। खास करके इस क्षेत्र में जो जिस राज्य में जो मुख्य कीड़ा है वो फल छेदक समूह का ही कीड़ा है। ये फलियों में छेद कर दानों को खा लेता है। इस प्रकार ये कीट फसल को हानि पहुंचाते हैं। और आइए अब चर्चा करते हैं अरहर की फसल में इनके नियंत्रण की।
तो मैं किसान भाइयों को एक एक करके बताना चाहूँगा। जैसे भूमि में लगने वाले कीड़े हैं, जैसे दीमक वगैरह हैं, तो खास करके अगर किसान भाई बीज उपचार करके लगाते हैं तो बहुत दिनों तक तो कीट नहीं लगता है। मान लीजिए जिन किसानों को भाइयों में बरसात बंद हो जाएगी या हो रही है तो उस समय दीमक का प्रकोप बढ़ता है। तो वैसे किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा, अगर खेत में देखें कि दीमक का प्रकोप लग गया है तो दीमक है कि जड़ों में काट देता है और जड़ों में काटने के बाद पौधे पूरा सूखने लगते हैं और किसान भाई उसे थोड़ा सा खींचेंगे तो देखेंगे कि उसमें दीमक जो है जड़ को काटे हुए है। कभी कभी दीमक जो है रहड़ के अंदर जो तना होता है उसमें वो कॉलोनी बना के रहता है। तो ऐसे परिस्थितियों में किसान भाई जहाँ दीमक का प्रकोप हो गया तो एक दवा आती है क्लोरोपाइरिफास, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका जो ड्रेंचिंग करें, ड्रेंचिंग का मतलब है कि जड़ के पास उसका आप छिड़काव कर दें। तो इससे ये होगा कि भूमि में रहने वाले सारे कीड़े मर जाएंगे, खास करके दीमक भी खत्म हो जाएगा। और दीमक के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा देखिए खेतों को आप साफ़ सुथरा रखें, घास खरपतवार से मुक्त रखें। खास करके खेत के जो मेड़े हैं वहाँ पर भी दीमक रहते हैं, उनकी कॉलोनियाँ रहती है, उसको भी तोड़ दें, उसको साफ़ करके रखें तो दीमक से आपका नियंत्रण हो जाएगा। अब रही बात खास करके इस महीने में बहुत सारे क्षेत्रों में देखा जाता है कि माहू कीड़ा लगा हुआ है। माहू जो कीड़ा होता है रहड़ के जो मुलायम पत्तियों से जब फूल बनने लगते हैं तो उस समय वो रस चूसता है। जैसे रस चूसने से क्या होता है कि पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधों की बढ़वार रुक जाने से उसका काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह के कीड़े का अगर आप देख रहे हैं ज़्यादा मात्रा में प्रकोप हो रहा है तो एक दवा आती है मोनोक्रोटोफास या इमिडाक्लोरोपिड, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर मोनोक्रोटोफास का आप छिड़काव कर रहे हैं तो उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव कर दें। और इमिडाक्लोरोपिड की भी है तो 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। इससे क्या होगा, रस चूसने वाले समूह के सारे कीड़े का नियंत्रण हो जाएगा। तो और खास करके आगे बढ़ेंगे तभी देखें क्योंकि कुछ में पत्तियां लपेटने वाले कीड़े लगे हुए हैं तो वो कीड़े जो है खास करके अगस्त सितंबर में दिखता है, वो खास करके बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर थोड़ा बहुत प्रकोप दिख रहा है तो किसान भाई उस पत्तियों को तोड़ लें, तोड़ करके कहीं नष्ट कर दें, नष्ट करके उसे जला दें या भूमि में गाड़ दें। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप दिख रहा है तो एक दवा आती है क्यूनोलफास नाम की एक दवा आती है, तरल दवा आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में छिड़काव कर दें, जिससे पत्ती में रहने वाले जो कीड़े रहते हैं, लपेटने वाले कीड़े रहते हैं, उसको कोई नुकसान पहुंचा देते हैं। अब रही बात किसान भाई जो कि सबसे ज़्यादा उनका दुश्मन है रहड़ के लिए, वो फल छेदक समूह का कीड़ा है, जिसमें फल मक्खी भी कहते हैं जिसे और फल छेदक कीड़ा भी है। जैसे आप किसान भाई देखते रहें रहड़ के जो है प्रजाति के अनुसार उसमें फूल आते हैं, जो पहले लगा देंगे तो पहले फूल आएंगे। तो जैसे कहने का मतलब मेरा है जब रहड़ में 50% फूल निकल जाए, 50% आधा फूल जब निकल जाए तो उसी समय से ये फल छेदक समूह के कीड़े सक्रिय होते हैं और फूलों को भी खाते हैं। कुछ कीड़े छेद करते हैं और फूल को बांध भी देते हैं, जाली नुमा बना करके फलों को भी बांध देते हैं। तो ऐसे समूह जब 50% का ये दिख जाए आपको कि फूल निकल गया है तो हमारे किसान भाई कीटनाशक दवा का दवा निश्चित रूप से छिड़काव करें। इसके लिए भी बहुत अच्छी दवा आती है, एक दवा आती है इंडॉक्सोकार्प, ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी जो है 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि जो फल छेदक समूह के कीड़े हैं उसको काफ़ी वो नियंत्रण कर देता है और किसान भाई को काफ़ी लाभ होता है। तो यहाँ यह ज़रूरी है कि यह देखते रहना है कीट कितने दिनों तक रहता है। तो मैंने एक आप पहला छिड़काव अगर आपने इंडॉक्सोकार्प से किया है तो 15 दिन के बाद किसान भाई दूसरा छिड़काव एक मोनोक्रोटोफास नाम की दवा आती है, उससे भी 1 मिलीलीटर मात्रा के मिला करके 1 लीटर पानी में मिला करके उसका भी आप छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि जो भी रहेगा कीट नियंत्रण हो जाएगा। सस्य क्रियाओं के द्वारा गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। समय से पहले फसल की बुआई करनी चाहिए जिसमें हानिकारक कीटों का प्रकोप कम हो। ज्वार के साथ अरहर की अंतः फसल 4 से 2 बोनी चाहिए, जिससे ज्वार में डंठल चिड़ियों के बैठने के डंडे के रूप में काम आते हैं, जिन पर बैठकर वो कीटों को खाती हैं। इसके साथ अधिक घनी फसल पर कीट प्रकोप अधिक होता है, अतः संतुति से अधिक बीज नहीं बोने चाहिए। रस चूसक कीटों के नियंत्रण हेतु खेत में जगह जगह पर पीले चिपचिपे प्रपंचों को लगाएं। 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। साथ ही खेतों में 10 से 12 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कीट रोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। तो मैं किसान भाइयों को यहाँ सलाह देना चाहूँगा कि ये इस तरह से करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। अच्छा, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जैसे फल छेदक जो होता है कीड़ा होता है जो गोल रंग का फलों में काट देता है, आधा सूंडी जो उसकी है अंदर घुसी रहती है, आधा बाहर करके वो खाते रहती है। अगर उसका प्रकोप होता है किसान भाई तो अगर पंक्ति में अगर लगाए हैं तो बहुत सारा पौधों को हिला देने के बाद भी वो कीट गिर जाता है नीचे, उसको भी चुन करके मार सकते हैं। बाकी ये क्रिया बहुत कम क्षेत्रों के लिए की जा सकती है। तो सबसे बढ़िया दवा है कि आप वो दवा ही डालें और इससे किसान भाई को काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारी फसल की अच्छी उपज होगी।
इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है काला डेरा जिला जयपुर के पप्पू यादव ने। आपने मुर्रा भैंस की पहचान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक आमतौर पर भैंस पालते हैं, लेकिन सही नस्ल का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए मुर्रा नस्ल का चुनाव करें। मुर्रा नस्ल भैंसों की नस्लों में अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। किसान भाइयों, मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान भारत के उत्तरी भाग रोहतक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समझा जाता है। मुर्रा नस्ल भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में पाई जाती है और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर संभागों में पाई जाती है। मुर्रा नस्ल एक विश्व प्रसिद्ध नस्ल है जो कि दूध उत्पादन में बहुत अच्छी रहती है और इसमें वसा की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय का मुख्य आधार पशु की उन्नत नस्ल एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। ऐसे में प्रदेश के जो किसान भाई भैंस की मुर्रा नस्ल खरीदने जा रहे हैं तो वे ठगी की शिकार ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सही मुर्रा नस्ल की पहचान करके खरीदें। परंतु इसकी पहचान के लक्षण कौन कौन से हैं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। इस नस्ल के पशुओं का रंग गहरा काला होता है। पूंछ पर काले बाल तथा जब्भे के बीच में कुछ सफ़ेद बाल भी होते हैं। इस भैंस की आंखें चमकीली और छोटी होती है। पीठ चौड़ी, सिर उभरा हुआ होता है। सींग गोल तथा घुमावदार होते हैं। कान छोटे तथा पतले एवं लटके हुए होते हैं। भैंसों में गर्दन लंबी और पतली तथा नर पशुओं में छोटी एवं अधिक मजबूत होती है। इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होने के कारण भी घी बनाने में उपयोगी होता है। मुर्रा नस्ल की भैंस का औसत दूध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। किसान भाई इन लक्षणों के आधार पर मुर्रा नस्ल को अपना सकते हैं और जिनके पास अगर भैंस की देसी नस्ल हो तो वो कृत्रिम गर्भाधान करवा के मुर्रा नस्ल को काम में ले सकते हैं। इस प्रकार बताए गए लक्षणों के अनुसार मुर्रा नस्ल आप खरीद भी सकते हैं और कृत्रिम गर्भाधान करके अपने पशुओं में नस्ल सुधार भी कर सकते हैं, जिससे उनको दूध उत्पादन में अच्छी वृद्धि होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गाय की थार पारकर नस्ल की पहचानने के लक्षण एवं पालन पर जानकारी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एलोवेरा की खेती करके कमाएं अधिक लाभ। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।